हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है, आर नेचुरल वेल्थ। और हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा 6 सॉइल एंड वाटर। इसका मतलब हम सॉइल एंड वाटर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हम पहले सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और फिर वाटर के बारे में। हम पहले से क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। नेम 3। तो नेम 3 मतलब अभी यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं इसके बारे में हमें 3 चीजों के नाम लिखने हैं। जैसे काइंड्स ऑफ सॉइल, सॉइल की कौन कौन से टाइप होते हैं, आपको कौन कौन से पता है, या फिर वाटर के कौन कौन से यूजेस होते हैं, तो आपको कोई भी 3 यूजेस लिखना है और ऐसे ही बाकी सारे लिखने हैं। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चलेगा, जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको इन सब के आंसर्स पता चल जाएंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, crores of people live in it. We get our daily needs from various natural resources of our country. Resources are such basic things that can be used in many ways. Soil, water, forest, minerals and livestock are natural resources. तो हमारी जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं और हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी डेली नीड्स को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या और रिसोर्सेज क्या, रिसोर्सेज वो जो हमारे काम आते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज क्या, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें भगवान ने, नेचर ने, प्रकृति ने दिए हैं, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कि पानी हमें पहले से मिला हुआ है, जैसे कि जंगल या फिर सॉइल, ये सब हमारे पास पहले से है, इसीलिए ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज are either exhaustible, non-renewable or inexhaustible, renewable. Some resources like metals are available in limited quantities and can be exhausted, whereas some natural resources like air, solar energy do not get exhausted. Our country is very rich in natural resources. We use soil to grow cotton, cereals, vegetables and fruits in fields and gardens. We use water for irrigation, drinking, cooking and washing, etc. We should use the resources wisely. We should not pollute soil and water. Our development depends upon using the resources wisely. तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो या तो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं जो खत्म नहीं हो सकते, या फिर एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो सकते हैं। अगर खत्म हो सकते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जो खत्म नहीं हो सकते उनको क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमारे जो सॉइल एंड वाटर है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिनको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, वाइजली, मतलब कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और पल्यूट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सॉइल से। Soil is the base of our life. It is very important natural resource. We grow cereals, cottons and trees in it for our food, clothes and timber. These are our basic needs. Formation of soil. तो soil हमारी basic need है और soil कैसे बनती है, चलो पढ़ते हैं। The crust of the earth is made up of rock. The heat and cold gradually break up the upper layers of rocks. The rocks gradually break up into stones, gravels, sand and clay. Particles of clay are the smallest fine. Soil forms the top layer of the earth's surface. More or less amounts of sand and clay mix up to form the soil of a place. It is generally soft and contains moisture. Rainfall and wind spread soil over wide areas. At some places, the soil is deep and at others shallow. All this is very slow process. It takes thousands of years for a layer of soil to be formed. तो हमारी जो soil है वो कैसे बनती है, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे हीट और कोल्ड्स की वजह से नेचुरली टूटते हैं, टूटकर वो छोटे छोटे ग्रेवल्स बनते हैं, फिर सैंड बनती है और फिर क्ले। और जो क्ले होती है वो सॉइल का एकदम फाइनेस्ट यानी एकदम बारीक फॉर्म होता है, और इस प्रोसेस को बनने में, यानी सॉइल की एक छोटी सी लेयर को बनने में, एक पतली सी लेयर को बनने में भी कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल्स के बारे में कि सॉइल के कितने सारे डिफरेंट काइंड्स होते हैं। Soils vary from place to place. There are many kinds of soil. The most important are the following. Alluvial soil. It is of grey color. This soil is made up of the silt deposited by the rivers. The rivers flowing from the mountains carry large amount of soil, sand and clay with them.
The soil of the northern plains is alluvial. Such soil is found in the coastal plains. Such soil is also found in the coastal plains. Alluvial soil is very fertile for growing wheat, maize, sugarcane, tobacco, rice, jute, pulses and oil seeds. तो एल्यूवियल सॉइल कैसे आती है और कैसे बनती है? एल्यूवियल सॉइल बनती है कि जब नदियां पहाड़ों से बहती हैं तो अपने साथ साथ जो भी कुछ लाती हैं उससे एल्यूवियल सॉइल बनती है। इसीलिए ये वेरी फर्टाइल होती है, बहुत फर्टाइल होती है। और यहाँ पर इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वहां पर हिमालय से जो नदियां आती हैं वो बहुत सारी एल्यूवियल सॉइल लेके आती हैं और यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसीलिए बहुत फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेजर्ट और सैंडी सॉइल। The soil in the western desert region is generally sandy. It is not fine. The soil is very fertile. Millets, jowar and bajra are grown in it. But when irrigated well, it gives food crops of wheat, gram and cotton. तो जो डेजर्ट वाली सॉइल होती है वो भी फर्टाइल होती है, लेकिन ये बहुत फाइन नहीं होती और यहाँ पर बारिश कम होती है। इसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी शो नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर मिलेट्स जैसे कि ज्वार और बाजरा जैसी फसलें अच्छे से होती हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। The soil in the northwestern part of the Deccan Plateau is black. It is formed by the slow breaking of lava rocks. Soil made from these rocks is very good for raising cotton and sugarcane. जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे है। ये कैसे बनी? ये जो लावा रॉक्स निकले कई सालों पहले, उनकी धीरे धीरे जो ब्रेकिंग अप हुई उससे ये सॉइल बनी और ये कॉटन या शुगरकेन जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारी रेड सॉइल। एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द अदर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैव रेड सॉइल। इन सम पार्ट्स रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक कॉल्ड लेटेराइट। दिस सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ इट्स आयरन कंटेंट। रेड सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। तो हमारे डेक्कन प्लेटो का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको छोड़कर डेक्कन प्लेटो पे पूरी जगह पर रेड सॉइल है। और ये रेड सॉइल को रेड सॉइल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये रेड होती है। और ये रेड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आयरन कंटेंट है। नेक्स्ट है हमारी कोर्स सॉइल। The soil in the hills is very coarse. It contains gravels and pieces of stones. It is good for orchards where fruit trees are grown. We have a large variety of soil, so we grow all kinds of crops in our country. Where soils are less fertile, we use manure formed by decaying of plants and cow dung. Now fertilizers made from minerals are also added to the soil to increase production. तो next है हमारी coarse soil। ये मोटी मोटी होती है, इसमें पत्थर ज्यादा होते हैं और इसीलिए ये फ्रूट्स जैसे उसके लिए, जैसे कि जो बगीचे होते हैं फ्रूट्स के, उनके लिए ज्यादा अच्छी होती है। इसी तरीके से हमारे इंडिया में जो है हर तरह की सॉइल पाई जाती है और क्योंकि हर तरह की सॉइल है हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, इन पिक्चर्स में अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं कि कौन सी सॉइल कैसी दिखती है। आप इन सॉइल्स को देखकर पहचान सकते हो कि ये कौन सी सॉइल है। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इज ओनली लेयर ऑन द लैंड सरफेस। Soil is only a layer on the land surface. Top layer of the soil is more fertile. Rainwater and strong winds carry away topsoil. This is called soil erosion. It reduces fertility of our fields. To check soil erosion means to conserve our soil. We should make small bandhas around the field. The roots of the grasses, shrubs and the trees bind the soil together. Now it is not so easy for water and wind to carry it away. So we should plant more and more trees, shrubs and grasses on our soil. तो हमारा क्या है कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए। सॉइल को कंजर्व क्यों किया जाए, पहले हम ये देखते हैं। सॉइल का इरोजन होता है कैसे? अगर सॉइल की अगर टॉप लेयर है वो अगर कहीं चली जाती है, कैसे जाएगी? या तो हवा से या पानी की वजह से। तो अगर वो चली जाती है तो जो बची हुई सॉइल होती है वो कम फर्टाइल होती है। इसी वजह से उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, मतलब सॉइल खराब हो गई। अब सॉइल इरोजन को बचाना मतलब सॉइल को बचाना, और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम? पेड़ पौधे लगा सकते हैं, बंधाज लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल कहीं नहीं जाती। बच्चों, तो ये क्या आप जानते हो? अर्थवॉर्म्स हेल्प द सॉइल, दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट remains into a rich natural fertilizer by burrowing into the soil. They make it loose, thus allowing air to enter the soil. This makes the soil more fertile. तो आपको क्या पता है कि अर्थवर्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स क्या है वो?
वाटर है। वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। हमें वाटर की जरूरत ऑलमोस्ट हर चीज में पड़ती है, चाहे फिर ड्रिंकिंग हो, कुकिंग हो, बाथिंग हो, वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो, और उसके अलावा हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके लिए भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। Water is essential for life. We cannot live without water. We cannot produce anything from soil without water. We use water for drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. We irrigate our crops in the fields with water. Water for irrigation. अब हमारा जो वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज करना। इरिगेशन मतलब क्या? अपने खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको पानी की जरूरत होती है, और उनको पानी कहाँ से दिया जाता है? जहां से भी पानी दिया जाए उसको क्या कहते हैं? इरिगेट करना। मतलब अपने क्रॉप्स को पानी देना, मतलब इरिगेट करना। The best means of irrigation is rains, but rains are not certain. It rains only a few months in a year. Other main sources of water for irrigation farms are wells and tube wells. तो हमारे यहाँ इरिगेशन कैसे होता है? मेनली हमारे पास पानी आता है रेन से, बट हमारे यहाँ साल में सिर्फ कुछ ही महीने के लिए बारिश होती है। तो व्हाट इफ अगर हमें साल में जिस टाइम पे बारिश नहीं हो रही हो तब भी अपनी खेतों को पानी देना हो ताकि वो हमारे लिए क्रॉप्स उगाएं, तो हम क्या करते हैं? खेतों को अलग अलग तरीके से इरिगेट करते हैं, जैसे कि वेल्स की हेल्प से, ट्यूब वेल की हेल्प से, या फिर टैंक्स या कनाल्स की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पर उन सारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है? वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। Wells are really huge holes in the ground. Rahats, Persian wheels are used to draw water from wells. These open wells are not enough for our growing needs. We now dig wells by drilling very deep, narrow holes in the ground. A tube is drilled into it. Water is lifted up by electric or diesel engines. Such wells are called tube wells. Next है हमारा tanks और ponds. Boring of tube wells in rocky land is not possible. Tanks store rainwater. This water is used in dry season. Next है हमारा canals. Canals are small rivers made by men. Canals are dug to divert a part of river water to distant farms. तो हमने यहाँ पर एक नया शब्द सीखा, कौन सा? कंजर्व। कंजर्व मतलब कीप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वेयर वेस्ट, लॉस और डैमेज। तो किसी भी चीज को बचाना मतलब कंजर्व करना। नेक्स्ट है वाटर। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब हमारे घर के पर्पस। हम घर में जिस भी चीजों के लिए वाटर का यूज करते हैं वो हुआ हमारा वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। People in villages get water from rivers, ponds and wells. The villagers also bathe and wash their clothes in the ponds and rivers. Even they bathe their animals in the same ponds and rivers. The water of the wells is good, but they are open. People bathe and wash near them. This makes their water dirty. Dirty water has germs. Germs make people sick. Hand pumps are also used to pull underground water. In cities, water is available in houses through taps. Water is filtered and chlorinated before supply to make it germ free. तो गांव में लोग क्या करते हैं? कुओं से या फिर नदियों से या पॉन्ड्स या लेक से पानी का यूज करते हैं। कैसे? वो वहीं पर नहाते हैं, वहां से पानी भर के लाते हैं, अपने जानवरों को भी वहीं नहलाते हैं। उसके अलावा उससे क्या होता है बच्चों? जो पानी है वो गंदा हो जाता है, और गंदे पानी को कंज्यूम अगर हम करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। शहरों में पानी कैसे आता है? शहरों में पानी नल के थ्रू आता है। वो वाटर टैंक्स में स्टोर्ड होता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसको क्लोरीनेट किया जाता है और उसके बाद सप्लाई होती है। डैम्स। अब हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पिक्चर दी है सिटी वाटर सप्लाई सिस्टम की, कि कैसे सिटी में वाटर सप्लाई होती है। डैम्स। Plateau rivers become dry after rains. Water in overflowing Himalayan rivers also reduce after rainy season. To get regular supply of water for canals, dams are built across the rivers. Dam is a barrier built to keep back water and raise its level. The barrier or walls of the dam are made of concrete and steel. In the concrete barriers are many numbers of iron sluice gates. They can be opened and closed to control supply of water. Dams are man-made lakes. From them, water is taken to distant farms through canals. डैम्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी नदी से थोड़ा सा पानी सप्लाई को रोका जाता है और उनको डैम्स में फिल किया जाता है। डैम्स कंक्रीट और स्टील से बनाते हैं ताकि उनमें वो पानी को स्टोर कर सके, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कभी कभी हिमालयन रिवर्स का भी पानी सूख जाता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है? डैम का पानी काम आता है।
डैम का पानी फिर कनाल्स में छोड़ा जाता है और वो कनाल से अलग अलग जगह पर पहुंचता है और खेतों को इरिगेट करने के काम में आता है। तो डैम्स के कई सारे यूजेस हो सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ लिखे हैं कुछ, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, डैम्स कंट्रोल फ्लड्स इन रिवर्स। डैम्स गिव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। Dams help in producing electricity. This type of electricity is called hydroelectricity or tidal power. Fourth, dams also help in fish breeding. तो अब हम पढ़ते हैं कि how electricity is produced. अभी हमने पढ़ा कि डैम्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, चलो पढ़ते हैं। Water from the dam is made to fall from the required height on the blades of a turbine. This forces the blades to turn at high speed. The moving turbine works as generator which produces electricity. Wires are used to carry the electricity to farms, factories, villages and cities. तो डैम्स में बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगाई जाती हैं जिसके आसपास चारों तरफ ब्लेड्स होती हैं। जब पानी बहुत ऊंचाई से टर्बाइन पे गिरता है तो उस वाटर के फोर्स से टर्बाइन बहुत तेज तेज घूमने लगती है, जैसे हमारा पंखा घूमता है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही। और उससे जब उसकी ब्लेड्स घूमती हैं तो उससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर वायर्स के थ्रू अलग अलग जगह तक ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर की हेल्प से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना और उस प्रोजेक्ट का अलग अलग तरीके से यूज करना, जैसे कि डैम्स का यूज कनाल्स के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें हम रिवर के ऊपर डैम्स बनाकर अलग अलग कामों में उसका यूज करते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों, इस टेबल में उन सब की लिस्ट भी दी है। The dams and rivers have many uses, thus they serve many purposes. Therefore, they are called multi-purpose river projects. Some important multi-purpose river projects are given ahead. तो आप बच्चों इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। ये बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के नाम है, ये किस नदी पर बने हैं ये भी यहाँ पर लिखा है, और ये किस स्टेट में है ये भी यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़िएगा। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। सॉइल इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। सॉइल वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। To conserve our soil, we should make small bandhas around the fields. Next हमने पढ़ा water के बारे में। Water is essential for our life. We use water for drinking, cooking, bathing, washing, cleaning, etc. To get regular supply of water, dams are built across the rivers. Thank you बच्चों, हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।